नमस्कार साथियों। आज 14वीं जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए काफी एक इंपॉर्टेंट सेशन पे चर्चा करने के लिए हैं और वह है जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2। और पेपर 2 काफी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस पेपर 2 में आज का सेशन में हम लोग सीएनटी एसपीटी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14th जेपीएससी सीएनटी एसपीटी। इस सीएनटी एसपीटी में हम लोग कुछ की टर्मिनोलॉजी पे भी बात करेंगे और जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं कुछ एक की टर्मिनोलॉजी से आसानी से उसे हम कवर करेंगे। कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीएनटी एसपीटी है ना। इस सीएनटी एसपीटी में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारा होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। दरअसल यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवालों का नेचर क्या होगा, किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी, है ना। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीएनटी एक्ट 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसका लाने का एक ही उद्देश्य था। इस कानून को बनाने के पीछे का एक ऑब्जेक्टिव था। दरअसल वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव था कि जो आदिवासियों की जो भूमि है उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए इस कानून को लाया गया। दरअसल ये कानून जब लागू हुई तो वो समय था 11 नवंबर 1908 और इस कानून को जब लागू की गई तो इसमें कुल जो अध्याय हुए वो टोटल 19 अध्याय में से बांटा गया, ठीक है। और इसमें से टोटल कुल धारा 271 रखा गया। सभी धाराओं में स्पष्ट किया गया कि किन किन धाराओं की जो व्याख्या की गई है उन व्याख्या के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज बेसिक कुछ हम सीएनटी एसपीटी से संबंधित बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धारा के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। कुछ पहले की टर्मिनोलॉजी पे भी बात करेंगे। सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट की अगर हम जन्मदाता की बात करें तो आपने पढ़ा होगा जॉन एच हॉफमैन। ये सीएनटी के जन्मदाता माने जाते हैं, है ना, जॉन एच हॉफमैन। लेकिन इसमें जो शामिल जो भूमि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीएनटी में जो भूमि जो शामिल की गई है मुंडारी, खुटकट्टी, भुईहर और कोड़कर, इस प्रकार की जमीन को सीएनटी एक्ट में शामिल किया गया, ठीक है। आखिर इसका अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका एक मोटो था सीएनटी का और वो मोटो ये था कि जो अवैध भूमि है उस पे जो कब्जा की गई है उसको रोकना, ये आदिवासियों के द्वारा इसे रोकना, यानी आदिवासी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आगे की अगर हम बात करें तो सीएनटी एक्ट में कुल जो सर्वे पे जो एक्सपेंसेस हुए लगभग मोर और लेस 16 लाख के आसपास में एक्सपेंडिचर आया इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सीएनटी एक्ट से वे कौन से प्रमंडल हैं जो प्रभावित हुए, तो इसमें से 4 प्रमंडल है, ठीक है। और उस 4 प्रमंडल में वे कौन कौन है, तो एक पलामू है, कोल्हान है और उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना। ये 4 प्रमंडल सीएनटी एक्ट से प्रभावित है। और एक अगर हम बात करें संथाल परगना, तो संथाल जो परगना है वो दरअसल उसको आप एसपीटी में पढ़ेंगे, है ना। प्रभावित अगर हम जिला की बात करें तो सीएनटी से कुल 18 जिला इससे प्रभावित है, राइट। सीएनटी एक्ट के पहले सर्वे का जो नाम हुआ वो क्या क्या रहा, पहला वर्ष अगर हम बात करें या पहला वर्ष में जो सर्वे का जो नाम दिया गया उस सर्वे का नाम था ट्रावर्स सर्वे। और दूसरा सर्वे की अगर हम बात करें दूसरे वर्ष में तो उसका नाम था कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसमें सीएनटी एक्ट 1908 में अगर हम बात करें तो झारखंड की जो जनजातियां हैं
उन्हें मैग्ना कार्टा के रूप में इस सीएनटी एक्ट को हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड की जो यहाँ पे ट्राइबल्स जो जनजातियां हैं उनके लिए कानून एक प्रकार का मैग्ना कार्टा के तरह काम करता है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से आगे की बात करें तो सीएनटी एक्ट 1908 में जो प्रमुख अधिकारी हुए वे कौन कौन से रहे, है ना? तो डॉक्टर डेविडसन और हॉफ मैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, डॉल्टन, मेजर हर्ट्स और राखल दास, ये तमाम कुछ सीएनटी एक्ट 1908 के प्रमुख अधिकारी रहे। ठीक है, सीएनटी एक्ट में टोटल जो अमेंडमेंट किए गए, आप जानते हैं कि रघुवर दास की सरकार में इसमें अमेंडमेंट किए गए थे और टोटल उस वक्त में जो अमेंडमेंट हुई थी 26 अमेंडमेंट किए गए। बाकी जो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे धारा वाइज कि आखिर कौन सी धारा है जो आपको याद रखनी चाहिए जहां से सवाल पूछे जाते हैं। सभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम सीएनटी की बात करें या फिर हम एसपीटी की बात करें, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट धारा होगा वही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सारे धाराओं से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की अगर आप देखें तो बार बार रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे 6th जेपीएससी की देखें या फिर 7th जेपीएससी देखें या 13th जेपीएससी में देखें, तो कहीं ना कहीं सिमिलरली वो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो आप विशेष रूप से उसे भी ध्यान देंगे। तो सीएनटी एक्ट में जो टोटल जो संशोधन हुए वो 26, लेकिन इसमें जो शामिल जो धारा है जो 9वीं अनुसूची में शामिल की गई, 9th शेड्यूल, है ना, उसमें कौन कौन से हैं देखें, 46, 46 और 47, 48, 48 का, 71 का तथा ख और 240, 241 और 242, ये सीएनटी एक्ट में यानी 9वीं अनुसूची में इसे डाला गया। और 9वीं अनुसूची आप जानते हैं कि अगर कोई भी कानून को 9वीं अनुसूची में अगर डाल दी जाती है तो कहीं न कहीं कोर्ट को हाथ ऐसे बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे कोर्ट कुछ भी फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बता दी गई है कि अगर कोई भी विषय वस्तु, कोई भी नियम कानून को 9वीं अनुसूची में अगर रख दी जाती है तो उसमें कोर्ट का इसमें सहारा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोर्ट को पहले ही वो बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि सीएनटी एक्ट से एक बाहर प्रमंडल है और वो है आपका संथाल परगना, और ये संथाल परगना शामिल है एसपीटी में, है ना, 1949 पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसी में तो सीएनटी एक्ट के अधीन ली जाने वाली जो परियोजना जो क्षेत्र है वो क्या है, उद्योग और खनन के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट, सीएनटी एक्ट के अधीन ली जाने वाली परियोजना क्षेत्र, यानी आप उद्योग के लिए ले सकते हैं और खनन के लिए ले सकते हैं। लेकिन साल 2016 में जब रघुवर दास की सरकार थी तो वहां पे इसमें जो अमेंडमेंट किए गए 2016 में किए गए संशोधन के तहत आधारभूत संरचना, रेल, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण होगी, परंतु मान्यता नहीं मिली। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन यहां से सवाल रेयर पूछा जा सकता है। सीएनटी एक्ट प्रेरक विद्रोह, और यहां आपको याद रखने की आवश्यकता है, सीएनटी एक्ट में प्रेरक विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह या हम उलगुलान कहें। ठीक है, एक भाग जो बाहर प्रमंडल है, अभी हमने कहा था संथाल परगना सीएनटी से बाहर है। अब झारखंड के भूमि की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट यहां से कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना होगा, की टर्मिनोलॉजी। जैसा कि हम बात करें भू राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसा क्या है, अंचल, कॉर्ड, है ना, पटवारी आपने समझ लिया। अब आगे की बात करें हम तो एबोरिजिनल, एबोरिजिनल
एबोरिजिनल का अर्थ होता है मूलवासी, है ना, मूलवासी। और उसी मूलवासी को हम कहें तो आदिवासी भी कह सकते हैं, आदिवासी, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, एबोरिजिनल। मूलवासी, झारखंड में निवास करने वाले मूलवासी आदिवासी को हम लोग क्या कहते हैं, एबोरिजिनल कहते हैं। अब आइए इस्तीफा, क्या होता है इस्तीफा। रैयत के द्वारा जमींदारों के समय लिखित एवं पंजीकृत पट्टा के माध्यम से जमींदार को वापस की गई जमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस्तीफा कहते हैं। देखिए ध्यान से, कहते रैयत के द्वारा जमींदारी के समय लिखित यानी रिटेन में और रजिस्टर्ड पट्टा के माध्यम से जमींदार को वापस की गई जमीन को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस्तीफा कहेंगे, ठीक है। अब आइए कास्ट, तो कास्ट का अर्थ होता है खेती, है ना, काश्तकार, किसान, ठीक है। कास्ट जैसे आप देख पा रहे हैं इसका अर्थ है खेती, है ना। काश्तकार, टेनेंट, किसान। अभी हमने कहा रैयत को काश्तकार की संज्ञा दी जाती है, यानी रैयत जो है उसको हम लोग काश्तकार कहते हैं, किसान कहते हैं, राइट। कायमी या दखलकार रैयत, जिसको कहते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत। ऑक्यूपेंसी रैयत की अगर बात करें तो वह भूमि, वैसा भूमि जिस पर रैयत दखलकार होने का हक रखता है। यानी दखलकार कहने का अर्थ है कि आपकी कोई रैयत भूमि है और उस पर दूसरा दावेदारी कर रहा हो, तो आपने अपना दखलकार पेश आप करेंगे कि ये हमारा खुद का जमीन है, तो आप क्या कहलाएंगे, दखलकार रैयत, है ना। जिसका नहीं है वो आपके भूमि पे क्या कर रहा है, वो दावा कर रहा है, लेकिन आप दखलकार हैं क्योंकि वो आपका लैंड है, आपका भूमि है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दखलकार की बात आई। सिकनी रैयत, सिकनी रैयत का अर्थ ही होता है गैर दखलकार रैयत से। गैर दखलकार रैयत कहने का अर्थ ये है, जैसा अभी हमने कहा कि आप दखलकार रैयत हैं और आपके जमीन पे कोई दूसरा दखल दे रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, गैर दखलकार रैयत, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम सिकनी रैयत में इसकी चर्चा करते हैं। इसका आशय है गैर दखलकार रैयत से, ठीक है। खतियान, खतियान का अर्थ क्या है, जमीन पर विस्तृत ब्यौरा या रैयत का अधिकार पत्र, जिसको हम कहेंगे खतियान, ठीक है। खेवट, जिसको हम कहते हैं खाता नंबर, खेवट, खेवट का अर्थ क्या है, खाता नंबर, खेवट। जमींदारों और मुंडारी खुटकटीदारों और भुइहरों का अधिकार पत्र को हम लोग क्या कहेंगे, खेवट कहेंगे, है ना। कोड़कर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, आगे हम इसमें धारावाहिक बात करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक के समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से आपका कवर होगा। क्योंकि बेसिक चीज अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो जब हम धारा में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तो आपको ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातों को, आपको की टर्मिनोलॉजी है ये आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। जैसा हम बात करेंगे कोड़कर, तो कोड़कर कहता रैयत के द्वारा प्रति या गैर मजरुआ या टाण को कोड़कर रैयत तैयार की गई धान की खेती करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोड़कर। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई खेती के लाइक आपका जमीन हो, उसको कोड़ करके बनाया गया हो और उसी कोड़कर जो जमीन जो कोड़ करके बनाया गया हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोड़कर कहेंगे, है ना। जिसको हम लोग धान के खेती के लायक हम लोगों ने बनाया हो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से बात करें तो 3 से 4 वर्षों के लिए ऐसी भूमि बेलगान, लेकिन तत्पश्चात लगान का निर्धारण होता है। 3-4 अगर हम साल की बात करें तो ऐसा जमीन जो होगा वो बेलगान रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर लगान निर्धारित की जाती है। अब आते हैं हम लोग मजरुआ, गैर मजरुआ, मजरुआ, गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, ये सारी चीजें जानना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, फिर भी ये बातें आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि लैंड से संबंधित है। चूंकि आप सीईओ बनेंगे तो आपको जानकारी ही नहीं रहेगी तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। मजरुआ, आखिर क्या होता है मजरुआ जमीन, वैसा जमीन
जिस पर फसल होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मजरूआ जमीन, ठीक है। गैर मजरूआ अगर हम बात करें तो वैसा जमीन जिस पे फसल या खेती नहीं किया जाता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैर मजरूआ, है ना। अब गैर मजरूआ आम क्या होता है? गैर मजरूआ आम वैसे भूमि को हम लोग कहेंगे, वैसे सामुदायिक जमीन जिस पर खेती न होती हो, यह गांव के लिए खतियान में रास्ता या पगडंडी या पूजा स्थल या जानवरों की आराम के लिए जमीन या तालाब के लिए दिया गया हो, इसीलिए हम उसको कहेंगे गैर मजरूआ आम, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखने की बात है। चाहे पगडंडी बात करें या फिर आराम, जो जानवरों को आराम करने का जो जगह हो, जहाँ पे जानवर खड़ा करते हैं लोग, या फिर पूजा का प्लेस हो, इन वैसे स्थान को हम लोग देखेंगे तो उसको गैर मजरूआ आम ही हम लोग कहेंगे। जैसे इसमें बांध हो सकता है जिस पर ग्रामीण समुदाय का अधिकार होगा, ऐसे भूमि न तो सरकार के द्वारा न ही रैयत के द्वारा अतिक्रमण और निश्चित कोई उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए उसको उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो हमने सारी बातें की, ये आप विशेष रूप से इस पॉइंट को आप खास करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको मिलेगा। अभी कहा था हमने गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ खास जो होता है ना, वो गांव का वैसा भूमि जो सरकार के कब्जा में है, ठीक है। गैर मजरूआ अगर हम खास की बात करें तो वैसा जमीन जो गवर्नमेंट के नजर में है, गवर्नमेंट का कब्जा में है, जिस पर खेती नहीं की जाती है और खतियान भाग 2 के अनुसार रैयतों को ऐसी भूमि के उपयोग का परंपरागत अधिकार भी होता है ना। यूज करते हैं जब सरकार को जरूरत पड़ता है तो सरकार अपने अकॉर्डिंग फिर वो उसको अपने अनुसार रखती है। अब आइए भुगुत बंधा, बहुत बार ये सब चीजें आपको मिलेगा, ध्यान में रखने की बात है। भुगुत बंधा या फसल भोग बंधा या फिर हम कहें जर पेशगी, इसमें 3 पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप भुगुत बंधा से समझ रहे हो वेल एंड गुड, फसल भोग बंधा, भुगुत बंधा अगर नहीं समझ रहे हैं तो फसल भोग बंधा से समझिए या फिर जर पेशागी से आप समझिए। इसमें क्या है ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसमें मूल जो धान है ना, जो मूल धान एवं ब्याज के बदले में एक निश्चित टाइम अवधि अगर देखें तो इसमें अधिकतम 7 वर्ष के लिए भूमि दी जाती है। इसमें क्या है, भुगुत बंधा में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 वर्षों के लिए क्या है, जमीन दी जाती है और बंधक लेने वाला व्यक्ति भूमि के उत्पादन का उपयोग कर सकता है। ऋण का मूल और सूद वापस नहीं करना होता है। समय सीमा के समाप्ति पर बंधिक जमीन स्वतः वापस हो जाता है। ये आपको बात याद रखना है। भुगुत बंधा में, फसल भोग में, जर पेशगी में कुछ भी वर्ड से आपको देखने को मिल सकता है। अब आएंगे हम कैसर। तो कैसर ए हिंद का आपने नाम सुना होगा। कैसर ए हिंद क्या है? इसका सामान्य शर्त है कि भारत का सम्राट या इसका आशय केंद्र सरकार की वैसी भूमि से है जो सैनिक छावनी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। और ये सैनिक छावनी कहाँ है? तो रामगढ़ में है ना, रामगढ़ में है। एक ही छावनी है जो रामगढ़ में बना हुआ है, ठीक है। आगे बात करें हम तो किल्ली। किल्ली आदिवासियों के वंश गोत्र कुल को हम किल्ली कहते हैं। किल्ली दैट मीन्स आप कह सकते हैं गोत्र, है ना, उसी को हम किल्ली कहते हैं। आदिवासी में ज्यादातर ही हम लोग किल्ली ही शब्द का प्रयोग करते हैं। कुर्शीनामा, कुर्शीनामा क्या है? इसका आशय वंशावली से है। जैसे आप देखते होंगे जब आप सीयू वीडियो के यहाँ अपना जाते हैं बनवाने के लिए कुछ पेपर, तो आपसे मांगा जाता है कि आप वंशावली दीजिए या कुर्सीनामा दीजिए। तो कुर्सीनामा का अर्थ क्या है? वंशावली, ठीक है। खास महल, खास महल वैसा जमीन को हम लोग कहते हैं जो सरकारी जमीन होगा, है ना। खास महल वैसा भूमि से संबंध रखता है जो सरकार की भूमि होगी,
ठीक है। लेकिन अभी के समय ऐसा है कि जमीन देखेंगे तो सरकार का जमीन को भी बेच देता है लोग, खास महल का जमीन, जिसे हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे सरकारी जमीन से है। अब आइए खोरपोश। खोरपोश होता क्या है? खोरपोश का सामान्य सा अर्थ है ये जमींदार के द्वारा अपने निकट संबंधी को दी जाने वाली जमीन को ही हम लोग कहेंगे खोरपोश। यह एक प्रकार का भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाता है। खोरपोश का मतलब ही होता है कि जमींदार जो है वो अपने खास संबंधित व्यक्ति को वो जमीन दे देते हैं ताकि उससे आप अपना जीविकोपार्जन करें। ठीक है, उसको हम लोग खोरपोश कहेंगे। अब आइए भुइंहरी जमीन। झारखंड की प्राचीन भू व्यवस्था खूटकट्टी अवशेष को जो अब पुरानी रांची जिला तक ही सीमित है, इसके अधिकार अभिलेख का 1869 से 1880 के बीच स्पेशल कमिश्नर राखल दास हल्दर के द्वारा 1869 के छोटानागपुर टेन्योर एक्ट के तहत निर्माण हुआ और 1980 के बाद कोई भी भुइंहरी अनुमति नहीं रही। यानी साल 1980 के बाद की अगर बात करें तो कोई भी भुइंहरी की अनुमति नहीं रही और भुइंहरी जमीन पुरानी रांची कलेक्ट्रेट के 2482 गांव में पाया जाता है। यानी भुइंहरी जमीन पुरानी रांची जिला के लगभग 2482 गांव में ये पाया जाता है और यह मुंडारी खूटकट्टी का ही एक क्या है, स्वरूप है ना। अब भुइंहर परिवार। भुइंहर परिवार भुइंहर परिवार की बात करें तो वैसे परिवार जिसने जंगल काट करके वो क्या बसाया हो, एक पूरा गांव बसा दिया हो, उसे हम भुइंहर परिवार के रूप में जानेंगे। गांव के सभी भुइंहर गांव के सामूहिक उस पे क्या होगा, मालिकाना हक भी होगा। मुंडारी खूटकट्टीदार यानी मुंडारी, अगर हम खूटकट्टी की बात करें तो सीएनटी की धारा 8 बहुत इंपॉर्टेंट, खूटकट्टी है ना। सीएनटी की धारा 8 के अनुसार मुंडारी जो खूटकट्टी है का उसका आशय जंगल की वैसे जमीन से है जिसे मुंडारी गांव के मूल संस्थापक वंशज संयुक्त रूप से धारण करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मुंडारी खूटकट्टी में क्या है, इसमें धारा 8 में स्पष्ट किया है कि मुंडारी खूटकट्टी का अर्थ है, आशय है जंगल की वैसे जमीन से है जिसे मुंडारी गांव के मूल संस्थापक के वंशज संयुक्त यानी कोलाइड होकर के, कंबाइन होकर के संयुक्त रूप से धारण वो करते हैं और वन संरक्षण कानून 1980 के प्रभाव में आने के बाद मुंडारी खूटकट्टी को नया खेत बनाने का अधिकार यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है ना। अब आइए चंदा। चंदा क्या होता है? चंदा दरअसल खूंटी जिला और पश्चिम सिंहभूम जिला के पौड़ेहार में मुंडारी खूटकट्टी परिवार को और पुरानी रांची जिला के भुइंहर परिवार सरकार को चंदा देती है और लगान नहीं देती है ना, क्योंकि वह रैयत की श्रेणी में शामिल है ही नहीं, इसीलिए वो लोग चंदा देते हैं, लगान नहीं देते हैं। ठीक है। मुंडारी खूटकट्टीदार न तो जमींदार है और न ही रैयत है। मुंडारी खूटकट्टीदार की अगर बात करें तो ये न तो जमींदार है और न ही ये रैयत है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फर्दर आगे बात करें काबिल लगान। काबिल लगान का अर्थ है वैसा कास्त जिसके लिए कोई लगान नहीं दिया जाता है लेकिन भूमि लगान लेने के लायक है, उसे हम काबिल लगान कहेंगे, है ना। अब चास
चाष का अर्थ है खेती या जोत। आप जानते हैं कि गांव देहात में आप देखिए अगर जानवरों से अगर खेती की जाती है तो खेत को उसको एक बार, दो बार, एक बार जोता जाता है, फिर दूसरे बार, तीसरे बार तो एक चास, दो चास कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम खेती या जोत से हम लोग चास कहेंगे, उसका अर्थ है। जाहिर थान या सरना, आपने झारखंड पेपर 2 में पढ़ा होगा कि जाहिर थान या सरना है क्या? वह स्थान जहां गांव के देवताओं या फिर जाहिर की पूजा की जाती है। यह सामुदायिक भूमि पर किया जाता है जिसे सरकार नहीं ले सकती है ना? उसे हम जाहिर थान या सरना स्थान कहेंगे जहां पूजा पाठ भी किया जाता है। अब आगे की बात करें तो जमींदार या भूस्वामी से संबंधित अगर हम बात करें तो इसका मतलब ही है कि झारखंड सरकार से है। जमींदार या भूस्वामी का मतलब क्या है? इसका आशय है झारखंड सरकार से, जिसके अंदर रैयत क्या करते हैं? अपना भूमि का वो लोग धारण करते हैं और फिर लगान चुकाते हैं, है ना? सरकार को वो लोग टैक्स देते हैं। जिन्स, दरअसल जिन्स का अर्थ ही होता है फसल, है ना? आपने गांव देहात में सुना होगा जिनिस, तो उसका अर्थ क्या है? फसल। झूम, झूम की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कहता है जंगल के भाग को हम लोग जलाकर खेत बनाने का प्रचलन रहा है, जिसे हम लोग झूम के रूप में जानते हैं। पहले असुर, खड़िया और मुंडा के द्वारा ऐसी खेती की जाती थी जिसे हम झूम कृषि कहा करते थे, की जाती थी। वर्तमान में इस विधि से खेती अभी क्या है? बैन है, वर्जित है। अब आइए डाकुआ। तो डाकुआ जो है गांव की वह कर्मचारी जिसका काम होता है सूचना को स्प्रेड करना, पूरे गांव में सूचना को प्रसारित करना, है ना? डाली कटारी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। डाली कटारी क्या है? यह भुइंहरी जमीन है जो गांव के वाहन के संरक्षण में रहता है ना? डाली कटारी ये जो भुइंहरी है उनके जमीन से है। ये डाली कटारी का आशय है यह भुइंहरी जमीन है जो गांव के वाहन का प्रोटेक्शन में रहता है। इसके उपज से ग्राम के देवता की पूजा पाठ की जाती है और यह सेवा भूमि कहलाती है। यह सामुदायिक जमीन है और हस्तांतरणीय, अहस्तांतरणीय है। ये मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता, ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब आइए बकब्जे रैयत। बकब्जे रैयत का सामान्य सा अर्थ यह है कि यह सेवा भूमि है। बकब्जे अगर हम बात करें रैयत तो ये क्या है? सेवा भूमि है। इसमें बकब्जे रैयत को पेड़ का जो फल है और सूखी डाली लेने का इसमें हक होता है, जबकि लकड़ी भूमि के मालिक की संपत्ति माना जाता है। ठीक है, आप फल ले सकते हैं लेकिन ये जिनकी है उनकी मालिक, भूमि के मालिक ही इसके संपत्ति के हकदार होंगे, लेकिन आप फल ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बकब्जे रैयत। थाना, आप थाना जानते ही हैं, पुलिस थाना का क्षेत्र। थाना संख्या, इसका आशय राजस्व थाना या संख्या या मौजा संख्या से है ना? अब ये दिकु या परदेशी, दिकु शब्द से ही आप समझ रहे हैं, परदेशी से ही आप समझ रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों के द्वारा सदानों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। इस तरह के जो शब्द का प्रयोग किया गया था सदान के द्वारा किया गया था, है ना? यानी आदिवासियों के द्वारा सदानों के लिए किया गया था। आदिवासी किनके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सदान, दिकु, बाहरी, है ना? देसौली, देसौली या हम इसे स्थानीय कहें या फिर ग्राम देवता की हम लोग एक जनरल या सामुदायिक हम जमीन कहें, है ना? देवी मंडप, यह सामुदायिक जमीन जहाँ पे गांव के द्वारा हिंदू देवी की, वहाँ पे गांव वालों के द्वारा पूजा पाठ हिंदू का किया जाता है, जहाँ पे देवी का स्थान माना जाता है। द्वामी, इसका आशय स्थानीय या स्थायी बंदोबस्ती से है ना? द्वामी, इसका आशय क्या है? अस्थायी बंदोबस्ती। पहनई, वाहन के संरक्षण में दी गई सामुदायिक भूमि, ऐसी भूमि ट्रांसफरेबल नहीं होगा, जैसा कि अभी हमने कहा था। प्रजा, मुंडारी खूट कट्टीदार या भुइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को प्रजा की यहाँ पे संज्ञा दी जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार से परती, जंगल को छोड़कर अन्य खाली अनाबाद एवं
अनउपजाऊ भूमि को परती हम लोग कहते हैं। जैसे अगर कोई जमीन है तो आप नॉर्मली आप देखेंगे कि खाली है, कुछ लगा हुआ नहीं है, जंगल को छोड़कर कहता है अन्य जो खाली जो जमीन होगा अनाबाद, जहाँ पे कोई उपज नहीं हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? परती, है ना? पीड़, पोड़हाट एवं कोल्हान क्षेत्र में परंपरागत तहसील को हम लोग पीड़ कहते हैं, ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बकास्त, निजी जोत की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? बकास्त। यह भूमि की जो मालिक होंगे उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को ही हम लोग कहेंगे बकास्त, ठीक है? बख्शिशनामा या हम हिब्बानामा, इसका आशय है दान पत्र से। कभी-कभी आप सुने होंगे जब 2 भाइयों में अगर ज़मीन की लड़ाई हो, तो उनके दादा को हो सकता है कि बख्शिशनामा में ज़मीन मिला हो, ठीक है? तो यानी वो दान पत्र में ज़मीन दी गई हो उन्हें, ठीक है? फर्दर भूत खेता, ग्राम देवता को समर्पित भूमि, जिसको हम लोग भूत खेता कहेंगे। ग्राम देवता को समर्पित जमीन जिसकी पाहन की अगुवाई में गांव वालों के द्वारा मदई प्रथा के माध्यम से खेती और खेती की उपज को ग्राम देवता की पूजा इसी के माध्यम से की जाती है ना? पाहन का काम ही है पूजा पाठ कराना, है ना? महतोई, महतो को इसकी सेवा उसकी सेवा में दी गई जमीन यह एक सामुदायिक भूमि होगा। महतोई जो सेवा करता है उसके लिए उनको जमीन दी जाती है, जिसको हम लोग महतोई जमीन के रूप में जानते हैं। माल, माल का अर्थ है लगान या फिर मालगुजारी, है ना? मालगुजारी, यह भूमि लगान या कर से है। मालगुजारी की बात करें तो या तो हम टैक्स की बात करें या फिर हम जमीन का लगान की बात करें, है ना? मुख्तारनामा, और इसी को हम लोग कहते हैं इख्तियारनामा। इसका अर्थ है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे आप देखते होंगे कि कोई जमीन है और उस जमीन का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखा है, यानी उस जमीन का जो पावर है मालिक ने किसी को दूसरे को हस्तांतरण किया है एक पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से, POA के नाम से, है ना? इसको हम इख्तियारनामा या फिर हम मुख्तारनामा कहेंगे। लगान पाने वाला, पहले इस शब्द का प्रयोग जमींदार के लिए होता था, लेकिन अब इस शब्द का जो प्रयोग है वो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है ना? लगान पाने वाला में अगर हम बात करें पहले व्यक्ति विशेष से होता था, लेकिन जमींदार से होता था, लेकिन अब क्या है? अब जमींदार ना होकर के अब सरकार होने लगा, है ना? सरकार, यस, सरकार के लिए अब होता है। सदान, सदान का अर्थ क्या है? पुरानी रांची जिला के मूलवासी जो हम लोग सदान के रूप में उसको जानते हैं, है ना? सदर, इसका अर्थ है प्रमुख। सदर, इसका अर्थ क्या है? प्रमुख। शासनदिरी या हड़गड़ी, यह मुंडारी खुटकटीदार के वंशज के कब्रगाह का पत्थर या शासन नामक स्थान में गाड़ी गई हड्डियों पर रखा गया पत्थर, उसे हम लोग कहेंगे शासनदिरी या हड़गड्डी, है ना? हुकुकनामा, हुकुकनामा होता क्या है? हुकुकनामा जमींदार इस अभिलेख में मौजा के प्रमुख मुखिया के अधिकार तथा कार्य का उल्लेख CNT एक्ट की धारा 127 में की और उपबंध 1 के तहत हुकुकनामा का निर्माण हुआ। हुकुकनामा जमींदार के द्वारा दिया गया एक लिखित आदेश, जिसको हम लोग हुकुकनामा कहेंगे, है ना? हुकुकनामा किसको कहेंगे? जमींदार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो एक लैंड ओनर होगा उसके द्वारा दिया गया होगा एक रिटेन में ऑर्डर, उसी को हम कहेंगे हुकुकनामा, है ना? छपरबंदी, दरअसल छपरबंदी क्या है? जमींदारों के टाइम में गृह निर्माण के लिए बंदोबस्ती की गई जमीन को ही हम लोग क्या कहेंगे? छपरबंदी। यह आयुक्त यानी कमिश्नर के द्वारा निर्धारित लगान मुक्त रजिस्टर में अंकित भूमि है, जिस पर गृह निर्माण की अनुमति दी जाती है।
आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आखिरी, जमाबंदी अंचलाधिकारी के द्वारा मालगुजारी का निर्धारण जमाबंदी कहलाता है ना? इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। दखल दिहानी, जमीन का कानूनी कब्जा दिलाना, दखल दिलाना ही कहलाता है ना? कानूनी कब्जा दिलाना क्या कहलाता है? दखल दिहानी। खूंट, इसका अर्थ है वंश से, है ना? और राजहस, यह रैयती जमीन को हम लोग कहते हैं राजहस। रैयती जमीन को हम लोग क्या कहेंगे? राजहस। फ्रेंड, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर हम जमीन की प्रकार की बात करें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको, जमीन की अगर प्रकार की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। आइए उस पर भी हम लोग थोड़ा सा एक नजर डालते हैं और हम लोग बात करते हैं कि आखिर आगे हमने कहा जमीन के प्रकार, तो जमीन के प्रकार से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना? जमीन के प्रकार, देखिए जमीन के प्रकार में नंबर फर्स्ट, पहला जो होगा वो खुटकटी जमीन, है ना? खुटकटी जमीन, खूंट कट्टी जमीन। और ये जो खुटकटी जमीन होगा, इस खुटकटी जमीन मुंडाओं की होगी, ठीक है? किनका होगा? मुंडा, मुंडाओं की। दूसरा अगर हम जमीन की बात करें तो दूसरा होता है भूइहर जमीन, जो उरांव का होता है। भूइहर जमीन, ये किनका होता है? उरांव का, ठीक। तीसरा जो होगा फ्रेंड, मझीहस जमीन, मझीहस जमीन। और ये मझीहस जमीन होगा जमींदारों की, जमींदारों की। और चौथा नंबर में कोड़कर जमीन, कोड़कर, कोड़कर जमीन, एक इनका होगा आदिवासी, आदिवासियों और आदिवासियों और सदानों की। पांचवा नंबर में फ्रेंड, पांचवें नंबर में आपको याद रखना है, फिफ्थ नंबर में रैयती जमीन। पांचवें नंबर में रैयती जमीन। रैयती जमीन दरअसल राजा सरकार द्वारा प्राप्त जमीन, राजा या सरकार द्वारा प्राप्त जमीन, है ना? और छठे नंबर में बकास्त जमीन, छठे नंबर में, सिक्स नंबर में बकास्त जमीन, बकास्त जमीन। बकास्त जमीन याद रखेंगे, कागजात नहीं रैयत के जैसा ही, कागजात नहीं रैयत के जैसा ही, है ना? और एक है आपका खरीदी जमीन, इसमें दो बात आपको याद रखना है। खरीदी जमीन, खरीदी जमीन, इस खरीदी जमीन में नंबर वन, एक है आपका रैयती और दूसरा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, केवाला युक्त जमीन, केवाला युक्त जमीन।
और इसमें होगा आप, पिता, दादा, दादी, चाहे आप हो या फिर पिता हो या फिर दादा हो, इनके द्वारा खरीदा हो, इनके द्वारा खरीदा गया हो, है ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। तो आज के लिए फ्रेंड सीएनटी एसपीटी का जो मेरा की वर्ड्स है ये समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो बात करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट 1908, है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। और उसके बाद में जैसे ही हमारा समाप्त होता है फिर हम लोग एसपीटी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी एसपीटी में आने में समय है फ्रेंड, फिर इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।